अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिल और आप हैं इस वक्त रिमश अंसारी नॉवेल्स पे। मैं आपके लाई हूँ रिमश अंसारी के न्यू नॉवेल्स। तब तक जिस लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। और वीडियो के आखिर में अपना रिव्यू दिए बिना ना जाइएगा, क्योंकि आपके रिव्यू देख के ही हम रेगुलर एपिसोड लेकर आएंगे। ये सैयद सुपरस्टार की कंप्लीट नॉवल आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये मंजर दुनिया के मशहूर सिंगर के म्यूजिक कॉन्सर्ट का था, जिसके दरमियान वो डरी सहमी नाजुक सी लड़की खड़ी थी। चारों जानिब लोगों का हजूम था। ऐसा मालूम होता जैसे चींटियां किसी मीठी चीज़ पर चिपटी हुई हो। इसी के थोड़े फासले पर वो लंबा चौड़ा मर्द गिटार हाथ में लिए से देख कुछ गुनगुना रहा था। वो इस वक्त सफ़ेद रंग की घेरदार जाली फ्रॉक पहनी हुई थी। कमर तक आते सुनहरे बालों में पीछे की तरफ सफ़ेद फूल लगे हुए थे। ठंडी हवा में भी इसके माथे पर पसीना चमकता। खूबसूरत सरापा और सफ़ेद रंगत वाली इस लड़की को दुनिया रश से देख रही थी। लोगों की नज़रें अपनी जानिब महसूस किए वो नज़रें भी नहीं उठा पा रही थी। इसकी पलकें लरज़ रही थी। जब भी गाना गाते वो खुबरू नौजवान इसके करीब आया था, इसने पलकें उठाए इसे देखा था। वो इस दुनिया का सबसे हसीन मर्द था। इसका कसरती जिस्म और खूबसूरत नए नक्श देख वो लड़की जैसे इसमें कहीं खो गई थी। वो लड़का मुस्कुराता हुआ इसके सामने घुटने टेक गया था और फिर फिजा में लोगों का शोर गूंजा था। इस लड़के के बैठते ही इसने हैरत से इधर उधर देखा था। इतने शोरगुल में से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लड़के ने कोट की जेब से खूबसूरत सी डिबिया निकाल के इसके सामने की थी, जिसमें निकलती हीरे की रोशनी से इसकी आंखें चौंधिया गई थी। फिजा में एक बार फिर शोर गूंजा था। विल यू मैरी मी ब्यूटीफुल गर्ल, आई लव यू सो मच, प्लीज एक्सेप्ट मी एंड माई लव यू। इस लड़के ने खूबसूरत लबों लहजे से प्रपोज किया था, तो मानो वो शौक से रह गई थी। हैरत के मारे मुंह खुला का खुला ही रह गया था। लोग सदाएं लगा लगा के कह रहे थे कि वो जल्दी से सामने खड़े सुपरस्टार को एक्सेप्ट कर ले, और फिर अगले पल इसने अपने हाथ की तीसरी उंगली शर्माते हुए इसके आगे कर दी थी। गहरी मुस्कुराहट अपने होठों पर लादे इस लड़के ने इसकी उंगली में हीरे की अंगूठी पहनाई और इसके रूबरू खड़ा हो गया। इस बार पब्लिक ने पूरी जानो शान से तालियां बजाई थी। चारों जानिब से शोर और तालियों की आवाज़ सुन वो खुशी से पागलों की तरह हंसने लगी थी। इसका हाथ थामे वो लड़का आगे बढ़ा था। लोगों के हजूम को चीरते वो शहजादा शहजादी बाहर निकल रहे थे। चारों जानिब से कैमरे की फ्लैश इन दोनों पर पड़ रहे थे। हर किसी की ख्वाहिश थी कि दुनिया के सबसे खूबसूरत जोड़ी की तस्वीर अपने पास कैद कर ले। वो दोनों चलते चलते खूबसूरत झील के पास आ गए थे। चांद पूरी आबताब से चमक रहा था। ऐसा लगता जैसे झील और चांद के बीच मुकाबला चल रहा हो कि देखते हैं कौन कितना खूबसूरत लगता है। तेज़ हवाएं इस माहौल को मज़ीद दिलकश बना रही थी। चांद की चांदनी में झील का रंग गहरा नीला महसूस हो रहा था। वो दोनों चलते हुए झील के किनारे एक बड़े पत्थर पर बैठ गए थे। कब से खामोश हो तुम भी बोलो। लड़के ने अपनी शहादत की उंगली से इसकी थोड़ी उठाई थी, जो शर्म के बायस नीचे झुकी हुई थी। मैं आज बहुत खुश हूँ। इतना बड़ा सुपरस्टार मेरा सैया बन गया, मुझे और क्या चाहिए। इसने एक शर्मीली सी मुस्कान कहते खुशी से अपने दांतों तले निचला होंठ दबाया था। और मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे इतनी खूबसूरत सुघड़ और ज़हीन लड़की मिली। लड़के ने इसका हाथ पकड़ के अपने लबों पर लगाया था। इसकी बात सुन लड़की ने सुकून से आंखें मूंद के सर इसकी कंधे से टिका लिया था। अब बताओ तुम्हारे घर कब आऊँ तुम्हारी अम्मी से बात करने। इसका हाथ थामे मुकाबिल ने संजीदगी से कहा तो इसका दिल 120 वॉट की रफ्तार से धड़कने लगा। जब आपका मन करे। वो एक बार फिर शर्माई थी। ठीक है, मेरा दुबई में एक कॉन्सर्ट है और फिर इसके बाद मुझे जर्मनी जाना है बिजनेस के सिलसिले में। इसके बाद फौरी पाकिस्तान आऊँगा तुम्हें तुम्हारे घर तुम्हें लेने। मुकाबिल ने मोहब्बत से कहा तो इसने अपनी लंबी मखरूती उंगलियां इसके हाथ की उंगलियों में फंसा के गिरफ्त मज़ीद मजबूत कर दी। आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, दुनिया आपको और आपकी आवाज़ को चाहती है। मेरे लिए कोई गाने नहीं गाएंगे। इसने खौफगी से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो वो बालों में उंगलियां फंसाए सोच में पड़ गया। ठंडी हवा को महसूस करते इसने अपना सियाह कोट उतारे नाजुक सी लड़की के शानों पर टिकाया था। अब वो सफ़ेद रंग की शर्ट में मलबूस था। आंसुओं को कोहनियों तक चढ़ाए इसने गुनगुनाना शुरू कर दिया था। वो दोनों हाथ का प्याला बनाए अपना चेहरा थामे बैठी इसे देख रही थी। कितना खूबसूरत था वो और कितना खूबसूरत गाता था। अगर इसकी दोस्ती इतने हैंडसम बंदे को देख लेती
तो जल भुन जाती। इसकी मुस्कुराहट भी कातिल थी। ओहो, मैं तो नाम पूछना ही भूल गई इनसे। ये सोचते वो अभी नाम पूछने वाली थी कि जब लगा कोई कयामत टूट पड़ी हो। किसी ने इसकी खुशियों को नज़र लगा दी हो। किसी ने पानी का जग भर के इसके ऊपर डाल दिया था। उठ जाने इसकी, पूरा दिन पड़ी सोती रहेगी क्या? इसकी समातों में अम्मा की आवाज़ गुली तो वो झट से आंखें खोलकर छत को देखने लगी। कितना प्यारा ख्वाब देख रही थी वो। अगर अम्मा ना उठाती तो आज इसका नाम पूछ कर ही रहती। अब क्या छत को ही घूरती रहेगी या उठेगी भी? दिन भर तेरा यही काम है, नॉवेल पढ़ना और सो के ख्वाबों में शहजादे देखते रहना। जैसा तुझमें तो सुरखाब के पड़ लगे हुए हैं। आई बड़ी शहजादे वाली। अम्मा ने बेड से तकिया उठा के इसके मुंह पर दे मारा तो मुंह के बजाय इसका सदमा ही टूट गया। क्या है अम्मा, ताने मारने के अलावा आपको कुछ करना नहीं आता? इसने बेड से उठते रोती सूरत बना के अम्मा को देखा। ज़्यादा ड्रामेबाजियाँ ना कर, चल उठ और जाके नहा। शाम में रिश्ते वाले तुझे देखने आ रहे हैं। ज़रा सलीके से तैयार हो जाना, कहीं पिछले वालों की तरह इन्हें भी भगा दे। अम्मा का तो गुस्सा आज ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और कैसे लेता? इनकी महान बेटी की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। पूरी रात नॉवेल्स पढ़कर बिस्तर में मुंह दबाकर खी करती रहती और अब दिन चढ़े तक पड़ी सो रही थी। अम्मा क्या मुसीबत है यार, हर रोज़ कोई नया रिश्ता। आपको क्यों मेरी शादी करने की इतनी जल्दी है? आपकी कोई औलादों की लाइन भी नहीं लगी हुई कि समझ आए कि सबको सर से बोझ तना उतारना है। आपकी 2 ही बेटियां हैं, फिर भी आपको हम बोझ लगती हैं। इसने भोली भाली सूरत बना के अम्मा को देखा ताकि अम्मा इसकी बातें सुनकर ज़रा इमोशनल ही हो जाए। लेकिन ना भाई, वो अम्मा ही क्या जो इसकी बात सुनकर इमोशनल हो जाती। हट कमबख्त, तू कोई हूर परी है? तू है नहीं तो जो तेरे लिए रिश्तों की लाइन लगी रहेगी। बेटी जितनी जल्दी अपने घर की हो जाओ अच्छा है। आजकल का माहौल वैसे बड़ा ख़राब है। अम्मा इसके पीछे मुँह बोलती कमरे से निकल गई। अम्मा की बात सुनकर इसका मुंह बन गया था, लेकिन बोली कुछ नहीं। बदले में अम्मा की चप्पल ही मुंह पर पड़नी थी। इसने नज़र घुमाकर कमरे में देखा। कश्यप बेड की दूसरी तरफ फर्श पर थकी हुई सो रही थी, जिसका मतलब था वो स्कूल से आ गई थी। और जब वो स्कूल से आती थी तो यूं ही बेखबर होके सो जाती थी। ओहो, तभी बोलूँ अम्मा को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। इसने सामने दीवार पर नज़र डाली जिससे अलमारी लग कर खड़ी थी। अलमारी के ऊपर ही बड़ी सी पुरानी गठरी दिन के 3 बजा रही थी। टाइम देखकर इसने दांतों तले जबान दबाई और नहाने के लिए कपड़े निकालने लगी। सूरज अपने जवाल की जानिब गामज़न था। शाम के नीले साए सुनहरी धूप को समेट रहे थे। वो भी सुर्ख रंग का कमीज शलवार पहनी आईने के सामने खड़ी थी। इसको देखकर यूं गुमान हो रहा था जैसे आज इसकी शादी हो, लेकिन आज इसकी शादी हरगिज़ नहीं थी, बल्कि इसको देखने कुछ लोग आ रहे थे। हर बार ऐसे मौक़ों पर फंकारियाँ करना वो अपना हक समझती थी। गुज़िश्ता रात जो इसने नावल पढ़ा था, इसमें हीरोइन सुर्ख रंग का जोड़ा पहनकर ही रिश्ते वालों के सामने गई थी और सुर्ख रंग के जोड़े में मलबूस नाजुक सराप और खूबसूरत नैनो नक्श वाली हीरोइन को हीरो साहब ने मौके पर ही पसंद कर लिया था, क्योंकि सुर्ख रंग इनका पसंदीदा रंग था। बस इस खुशफहमी में मुब्तला हो गए इन मैडम ने भी सुर्ख रंग का पुराना सा जोड़ा जेब तन कर लिया, जिसमें वो नावल वाली हीरोइन की उलट ही दिख रही थी। 5 साल पुराना जोड़ा इसके जिस्म पर एकदम फंस गया था, क्योंकि उम्र के साथ साथ जिस्म भी बढ़ता रहता है। वो थी तो स्मार्ट, लेकिन इस जोड़े में काफ़ी फैली हुई नज़र आ रही थी। इसकी सियाह आंखों में गहरा काजल लगा हुआ था। रंगत ज़्यादा गोरी नहीं, अलबत्ता साफ़ सुथरी थी। बाहर से आती आवाज़ें सुनकर पता लग रहा था कि रिश्ते वाले आ गए। और फिर थोड़ी देर बाद अम्मा इसको बुलाने की वजह से इसके कमरे में आई तो इसको देख इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी चीख पर कंट्रोल किया। सुर्ख जोड़े में खड़ी वो कुछ यूँ लग रही थी जैसे आधी रात को सड़क पर किसी को डराना हो। या मेरे खुदाया, क्या हशर बनाया हुआ है। अम्मा ने अपना माथा पीट लिया। क्या हो गया अम्मा, इतनी प्यारी तो लग रही हूँ। इसने आईने में अपना अक्स देखा, फिर सिंगार मेज से काजल उठाकर आंखों में सैया डोरे लगा लिए। तीसरी चौथी बार लगने पर काजल ने भी इससे पनाह मांग ली थी और इसकी आंखों से बाहर निकलने की गुस्ताखी कर गया। चुड़ैल लग रही है, चुड़ैल। हमें जलील कराने के अलावा कोई और काम नहीं आता क्या तुझे? अम्मा ने इसको गुस्से से देखा और फिर अलमारी की तरफ गई। अलमारी से इन्होंने हल्के सब्ज रंग का कॉटन का सूट निकाला, इसकी तरफ आगे से बाजू से पकड़कर वॉशरूम की तरफ धकेला। जल्दी जा, मुंह धो के ये कपड़े तब्दील कर
और खबरदार आप मुंह पर फालतू का मेकअप थोपा, सिर्फ होठों पर हल्की सी सुर्खी लगाना, तुझसे तो मैं रात में निपटती हूँ। अम्मा ने इसे ललकारा तो बच्चों जैसे सुबह बना के कपड़े। ललकारा तो बच्चों जैसे सूरज बना के कपड़े उठा के वॉशरूम चली गई। मेरे खुदा, इसे कोई ऐसा देना जो इसकी बचकानी हरकतें बर्दाश्त कर ले। कद निकल गया इसका, माँ अक्ल अभी तक घुटनों में है। अम्मा ने हाथ उठा के दुआ मांगी और फिर कमरे से निकल गई, क्योंकि बाहर मेहमान का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ वक्त सरकने के बाद वो धुले धुले हुए मुंह और सादे से हुलिये में ही दूसरे कमरे में आई तो सोफों पर बैठी खवातीन भी इसको देखकर हलचल मच गई। इस हुलिये में वो पहले से कई गुना ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इधर आओ बेटा, यहाँ बैठो। एक खातून ने अपने बराबर में जगह बनाते इसे बैठने के लिए अपने पास बुलाया तो इसने पूरे कमरे में नजरें घुमाई। मर्द नाम का कोई वजूद यहाँ मौजूद नहीं था, बल्कि हर रंग की औरतें सोफे पर बैठकर इसका कुन अखियों से एक्सरा कर रही थी। लड़का तो यहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए इसने अपनी थोड़ी सी बच्ची कुछ शर्मो झिझक को भी पूरे परे धकेला और इन खातून के बराबर में बैठ गई। इसके सर से दुपट्टा ढलक कर शानों पर गिर गया था, जिसे दोबारा पहनने की इसने जहमत नहीं की। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? इसके बराबर भी बैठी खातून ने रटाया जुमला इसके नाम सामने रख दोहराया, जो पहले भी कितनी लड़कियों की तरफ जाके बोल चुकी थी। हालांकि इन्हें पहले से ही लड़कियों के नाम पता होते थे। जी, मुझे उजाला कहते हैं। उजाला सिद्दीकी नाम है मेरा। इसने अभी अपना रटा हुआ जुमला इनके सामने दोहरा दिया, जो वो अक्सर शो मारने के लिए स्कूल में बोलती थी। कितना पढ़ी हुई हो? खातून ने बुरा ना मानते हुए अगला सवाल दागा। इसने आके पटपटा के खातून को देखा। जी, मैट्रिक फेल हूँ। केमिस्ट्री का पेपर रुक गया था मेरा। रुका तो 9 का भी था, लेकिन वो सिपरी देकर क्लियर हो गया था। शायद हुकूमत की मुझसे कोई दुश्मनी होगी, जब भी 5 बार मैट्रिक की सप्ली देने पर भी इन्होंने मुझे क्लियर नहीं किया। इसने दुपट्टा उठा के अपने ना नज़र आने वाले आंसू साफ किए, जबकि खातून ने इसकी बात सुनकर सामने बैठी रिश्ते कराने वाली खातून को देखा, जिसके हिसाब से इस लड़की ने मैट्रिक में टॉप किया था। उजाला अभी भी झूठे आंसू साफ कर रही थी, जब इन खातून को इस पर तरस आ गया। इनके अमल से लग रहा था वो ज़रूर लड़के की माँ है। कोई बात नहीं बेटा, मैंने सुना है जो लोग अच्छा पेपर देकर आते हैं वो फेल हो जाते हैं, और कुछ भी लिख कर के नहीं आते वो पास हो जाते हैं। वो खातून भी इसके दुख के बराबर शरीकदार बन गई थी, जबकि उजाला की माँ मुबश्शिरी का गुस्सा से बुरा हाल था। इन्होंने ये रिश्ता भी इनकार होता हुआ दिख रहा था। अच्छा बेटा, काम क्या कर लेती हो तुम? खातून ने अगला सवाल दागा। मैं बस सोती हूँ, खाती हूँ और नॉवेल्स बहुत सारे पढ़ लेती हूँ। यकीन माने मैं 1 घंटे में 2 नॉवेल्स तक पढ़ सकती हूँ। कहीं देखी होगी आपने इतनी फुर्तीली लड़की? वो शौक से इनको बताने लगी, जबकि बराबर में बैठी खातून इसका चेहरा देखती रह गई। वो दिखने में जितनी सुलझी हुई समझदार लग रही थी, बात करने में इतनी पटाखा थी। वैसे आंटी, आप लड़के को साथ क्यों नहीं लाई? वो क्या है ना, अब हमें आप लोगों के जवाब का इंतज़ार करना पड़ेगा, वरना लड़का सामने होता और वो अपनी माँ को जाने का इशारा करता तो मैं इसी से समझ जाती हूँ कि हाँ होगी या ना। इसने अपनी बत्तीसी दिखाते कहा तो सामने बैठी खातून की बर्दाश्त ख़त्म हो गई थी। ये लड़की है या मजाक? ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? भला ऐसा लग रहा है जैसे हम जलील किया जा रहा हो। वो खातून गुस्से से बोलकर सोफे से उठी तो इनकी देखा देखी सारी खवातीन खड़ी हो गई। अरे बहन, आप खफा ना हो, ये बच्ची है। मुबश्शिरा बेगम शर्मिंदगी से बोलने लगी। बस करो, आई बड़ी बहन बोलने वाली। इन खातून ने मुंह पर मुबश्शिरा बेगम को झड़का तो वो आंसू पी कर रह गई। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर किसी इंसान की असलियत देखनी हो तो इसे गुस्सा दिला दो। माशाल्लाह से हमने आपकी भी असलियत देख ली। आप जैसे लोगों से मुझे खुद को भी कोई रिश्ता नहीं करना। वो अभी भी इनको जलाने से बाज नहीं आई थी। हाथ नचा नचा कर बोलती वो कोई अजीब मखलूक लग रही थी। मुबश्शिरा बेगम ने इसकी बात सुन सर पीट लिया। चलो यहाँ से। खातून ने इसकी बात को दांत पीसकर नज़रअंदाज किया और अपनी साथी खवातीन को जाने की बोलने लगी। 1 मिनट, ये जो कब से समोसे बिस्किट और नीम को ठूस रहे थे, इसके पैसे देके जाओ, वरना घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी। इनको बाहर की तरफ बढ़ता देख उजाला इनका रास्ता रोक के खड़ी हो गई। चल हट यहाँ से। ओ बीबी, अपनी बेटी का इलाज कराओ। खातून ने उजाला को हटाने के लिए हाथ चलाए, लेकिन वो टस से मस न हुई।
उजाला क्या तमाशा कर रही हो, जाने दो इनको। शर्मिंदगी के बाद मुबश्शरा बेगम सर भी नहीं उठा पा रही। अम्मी, इनसे बोले कि हमारे पैसे वापस कर दे, हम लड़कियों के बाप हराम नहीं कमाते। ये जाके घंटों बैठकर ठूसते रहते हैं और फिर आखिर में लड़की में कोई नुक्स निकाल के इनकार कर देते हैं। आज इनसे पैसे निकलवाओगी तो आइंदा इनकी हिम्मत नहीं होगी किसी के घर जाके यूँ खाने की और फिर इनकार करने की। पहले ये लड़की फाइनल करेगी, फिर ही इसका घर का कुछ खाएगी। उजाला ने अपना नज़रिया बताया तो इन खातून ने गुस्से से इसको देखकर पर्स में से 1000 का नोट निकाला और फिर से धक्का देकर वहाँ से निकल गई। बाजी, इस लड़की की कभी शादी नहीं हो सकती। रिश्ते वाली आंटी ने मुबश्शरा को देखकर गुस्से का इजहार किया। उजाला की वजह से आज इसकी फेस हाथ से निकल गई थी। अरेंज मेरी होगी भी नहीं देखना, आप लव मैरिज ही होगी मेरी। और आप ये बार बार रिश्ते वालों को नहीं लाया करे। मेरा बाप कंगाल हो गया है इनके सामने दस्तरखान लगा लगा के। इतने वक्त में वो पहली बार संजीदा दुखी थी, दिल बर्दाश्ता हो गई थी। वो हर बार की इंकारी से आज भी इन तमाम खातून की तासुरात देख वो समझ गई थी कि ये सिर्फ मज़े लेने आई है। और आज इसने सोच लिया था कि वो ऐसे लोगों को सबक सिखाकर दम लेगी। भले किसी भी तरह वो नॉवेल की हीरोइन जैसी नहीं बन सकती थी, लेकिन आज इसने लड़कियों के लिए आवाज़ उठा के खुद को एक इनसे बरतर कर लिया था। हमीद साहब और इनकी बीवी मुबश्शरा अपनी 2 बेटियों के साथ आम से इलाके की इस गली में 3 कमरों के घर में किराए पर रहते थे। ये डबल स्टोरी मकान था जिसके ग्राउंड फ्लोर पर हमीद साहब की फैमिली रहती थी, जबकि ऊपर वाले पोर्शन में भी एक फैमिली रहती थी। इनकी फैमिली भी नीचे वालों की फैमिली जैसी थी, माँ बाप और उनकी 2 बेटी माहिरा और रामीन। माहिरा उजाला की हम उम्र थी, जबकि रामीन कश्यप से भी छोटी थी। चारों लड़कियों की आपस में खूब बनती थी। शाम ढलते ही चारों छत पर चढ़ जाती थी और फिर खूब मस्तियाँ करती। आज भी मामूल के मुताबिक छत पर आके ठंडी पर कैफ हवा से लुत्फानंदोज़ हो रही थी, जब सामने वाले की घर की छत पर 2 आवारा लड़के आ खड़े हुए। इनमें से एक गंदमी रंगत का हामिल लड़का उजाला को देखकर इशारे करने लगा। मुसलसल उजाला तो देख कभी आंख मारता तो कभी सीटी बजाता। उजाला और माहिरा रेकिंग पर हाथ जमा के खड़ी अपनी बातें करने के साथ साथ नीचे गली में झांक रही थी, इसलिए उजाला का ध्यान सामने खड़े लड़के की तरफ नहीं गया। अरे उजाला देख, वो सामने लड़का तुझे इशारे कर रहा है। माहिरा की नज़र इस लड़के पर पड़ी तो इसने अपनी नाक पर बैठा मोटा सा चश्मा दुरुस्त किया। उजाला का ध्यान इस लड़के की तरफ गया। वो और मुझे देख रहा है? मुझे लगता है माहिरा ही तुझे देख रहा होगा, शायद भेंगा है इसलिए आके तेरे बजाय मुझ पर टिकी हुई है। उजाला का इस लड़के की अपनी तरफ देखना कुछ खास हजम नहीं हुआ था, इसलिए तो तोप का रुख माहिरा की जानिब कर दिया। उजाला की बात सुनकर माहिरा का चेहरा ब्लश करने लगा। आखिरकार नॉवेल्स की हीरोइन की तरह इसे भी किसी लड़के ने देख लिया था। अब भले वो महंगा था, लेकिन था तो लड़का। उजाला की तरह माहिरा भी नॉवेल्स पढ़ने की बड़ी शौकीन थी। उजाला ने माहिरा का ब्लश होता चेहरा देखा तो टेढ़ी नज़रों से इस लड़के को देखने लगी, जो अब उजाला को देखकर शहादत की उंगली कान के पास ले जाके इशारा कर रहा था, जिसका मतलब था वो इससे नंबर मांग रहा था। ओए भेंगे, क्या मेरी दोस्त को छेड़ रहा है? तेरे घर में माँ बहन नहीं है? उजाला ने तेवरिया चढ़ाते हुए इसे आवाज़ लगाई, लेकिन घर फासले पर होने की वजह से उजाला की आवाज़ तक नहीं गई। वो लड़का अभी तक उजाला को इशारा करने में मशगूल था। ये काफ़ी बड़ी और साफ़ सुथरी छत थी, जिसके दरमियान में कश्यप और अमीन बैठकर स्कूल का होमवर्क कर रही थी। इन दोनों को ट्यूशन माहिरा और उजाला पढ़ाती थी, जो पढ़ाती कम और आपस में गप्पे ज़्यादा लड़ाती थी। इसका कुछ करना पड़ेगा। उजाला ने होठ काटते हुए कुछ सोचा और फिर कश्यप के पास चली आई। कश्यप, ज़रा पेंसिल और पेपर देना। उजाला की बात सुनकर कश्यप ने इसके हाथ पर पेंसिल पेपर थमा दिया। काले भालू, खबरदार अब इस तरफ देखा, चीख कर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूँगी। दूसरी लड़कियों की तरह नहीं समझना मुझे, जो तुम जिस लड़के से डर कर बाहर निकलना है छत पर आना बंद कर देती है। मैं तो तुम्हारी इस बंदर जैसी शक्ल पर इतने जूते पड़वाऊँ कि तुम ये सोच भी नहीं सकते। उजाला ने कागज़ पर लिखकर छत पर पड़ा एक दरमियाना फत्ता इसके अंदर रखा और फिर इस पर कागज़ लपेट दिया। कागज़ लपेटने के बाद इसने फत्ता इस लड़के के सर पर निशाना लगाया और ज़िंदगी में पहली बार इसका निशाना खता नहीं हुआ था। पत्थर सीधा इस लड़के के सर पर लगा तो वो बिलबिला के रह गया। उजाला दोनों हाथ कमर पर बांध के इस लड़के को घूरने लगी। उजाला, वो मेरा नंबर मांग रहा था, तुमने अपना नंबर क्यों दिया? माहिरा, जो हद से ज़्यादा सीधी थी,
उजाला की हरकत देख भोलपन से पूछने लगी, उजाला ने इसे कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो सामने खड़े लड़के को खूंखार नजरों से घूरने में मसरूफ थी। इस लड़के ने पत्थर निकालकर कागज पढ़ा तो चेहरे का रंग एकदम फिक हो गया। इसने कागज पर एक नजर डालकर उजाला की खतरनाक नजरों को देखा और फिर थूक निकलकर अपने दोस्त के साथ छत से उतर गया। हा हा हा, देखा मेरा कमाल। इन दोनों के नीचे जाते ही उजाला ने दोनों हाथों से तालियां बजाई और फिर फखर से गर्दन अकड़ा के वहां से हट गई। तौबा, उजाला, बेचारों लड़कों को भगा दिया। पता नहीं अपने बेचारे शौहर के साथ तुम क्या करोगी। माहिरा इसकी खिलखिलाहट देखकर मसनूई खौफी से बोली, ना ना, बेचारा नहीं होगा वो, बल्कि सुपरस्टार होगा, मेरा सैया सुपरस्टार। उजाला ने तसव्वुर में सोचते एक गहरा सांस भरा और फिर कशफ की तरफ बढ़ गई। ए लड़की, चल ये कपड़े छत पर सुखा के आ। वो नाश्ता करके कमरे से बाहर निकली तो मुबशर ने इसके आगे धुले हुए गीले कपड़ों का ढेर लगा दिया। क्या है अम्मी, सुबह सवेरे ही काम सौंप दिया। इसने बेजारियत से कपड़ों को देखा और फिर अंगड़ाई लेके लगी। मुबशरा बेगम की फ्लाइंग चप्पल सीधी इसकी पेट पर जाके लगी। सुबह सवेरे वाली को देखो, 3 बज रहे हैं, दुनिया के आधे काम हो गए और ये मैडम कह रही है सुबह सवेरे फौरन जाके कपड़े सुखा के आ, वरना दूसरी चप्पल अब मुंह पर पड़ेगी तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। मुबशरा बेगम किसी बात पर तपी हुई थी, इसलिए सारा गुस्सा बेचारी उजाला पर निकाल दिया, जो सुबह सवेरे उठकर नाश्ता करके कमरे से बाहर आई थी। बेशरम तो वो बला की थी, पर फिर अम्मा की एक चप्पल से कैसे डर जाती। इसने हल्के से अपनी पीठ सहलाई और फिर कपड़ों की बाल्टी उठा के ऊपर की तरफ लपकी। वो माहिरा के पोर्शन से गुजरते हुए छत की सीढ़ियों की जानिब बढ़ी तो माहिरा के घर से अलग अलग तर्ज की पकवानों की खुशबू सूंघकर वहीं ठहर गई। इसने बाल्टी सीढ़ियों पर रखी और माहिरा के पोर्शन का दरवाज़ा से बजाया। आज सुबह सवेरे तुम यहाँ, खैरियत? माहिरा भी नींद भरी आंखों से उठकर दरवाजे पर आई। ओहो बहन, अभी इसी सुबह सवेरे की वजह से मैं चप्पल का नाश्ता करके आई हूँ। खैर छोड़ो, तुम्हें क्या समझाऊँ, तुम तो मेरी दोस्त हो। मैं छत पर जा रही थी कपड़े सुखाने। चल रही हो? उजाला ने माहिरा को अपने साथ छत पर चलने की ऑफ़र की ताकि इससे पूछ सके कि इसके घर में आज इतने पकवान क्यों बन रहे थे। हाँ ज़रूर, जल्दी चलो, कहीं अम्मी मुझे कोई और काम ना सौंप दे। इसने अपना चश्मा नाक पर सेट किया और फिर उजाला के साथ छत की जानिब चल दी। उजाला रस्सियों पर गीले कपड़े झाड़ झाड़ कर फैलाने लगी, जबकि माहिरा गली में ताक झाँक करने पहुंच गई। माहिरा, आज तुम्हारे घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, खैरियत तो है? उजाला की बात सुनकर माहिरा इसकी जानिब आई। जब उजाला ने कपड़े इसके मुंह पर झाड़े और सारा पानी उड़ता हुआ माहिरा के चेहरे पर आ गया। उजाला की बच्ची! माहिरा ने रोनी सूरत बना के अपना गीला चश्मा उतार कर कपड़ों से साफ किया, जिस पर पानी लगने की वजह से सब धुंधला नजर आ रहा था। अच्छा सॉरी, अब बताओ भी, तुम्हारे घर में आज कौन सी खास तकरीब है? कहीं तुम्हारे रिश्ते वालों तो नहीं आ रहे? उजाला का तजस्सुस मजीद बढ़ने जा रहा था। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे मामू आ रहे हैं दुबई से, हमारे घर ही रहेंगे, माहिरा ने पुरजोशी से बताया। अच्छा, तुम्हारे मामू इस उम्र में भी दुबई में रहते हैं? इनकी फैमिली वगैरह नहीं है क्या जो तुम्हारे घर पर रहने आ रहे हैं ताकि तुम लोगों से खिदमत करवा सके? उजाला ने अपना फालतू का दिमाग चलाना शुरू कर दिया। अरे नहीं नहीं, वो है तो मेरे मामू, लेकिन कोई बुढ़े नहीं बल्कि हैंडसम नौजवान है, मुझसे कोई 5 साल ही बड़े हो गए। वो मैं 20 की हूँ तो 25 के हो गए बस। माहिरा ने फ़ौरन अपने मामू के हक में सफाई दी। ओहो हैंडसम नौजवान, मैं भी देखती हूँ कितने हैंडसम हैं तुम्हारे मामू। फिर मैं आज रात खाने पर तुम्हारे घर आ जाऊँ? वैसे ही मुझे लग रहा है तुम लोगों ने मेरी मनपसंद चिकन की बिरयानी बनाई है आज। उजाला ने तो मान न मान मैं तेरा मेहमान बनने पर तुल गई थी। माहिरा ने बगैर कोई बुरा माने इसकी दावत कबूल करके इसे दावत दे डाली। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं तुम्हारे मामू से। उजाला ने खाली बाल्टी उठाई और फिर नीचे की तरफ लपक गई। रात होते ही वो आसमानी रंग का कुर्ता पजामा पहनकर नक्शे से तैयार होकर दावत में जाने के लिए खड़ी हो गई। इसकी तैयारी देख ऐसा लग रहा था जैसे माहिरा के घर वालों ने सारा इंतजाम मामू के लिए नहीं बल्कि इसके आने के लिए किया हो। अम्मा ने घर में दाल गोश्त बनाया था जिसे इसने पलट कर देखा तक नहीं था देखती भी क्यों आज वो हवाओं में उड़ रही थी। इसे चिकन बिरयानी जो मिल रही थी, खाने पीने की तो वो हमेशा से शौकीन थी, बस चिकन बिरयानी तो इसके दिल, गुर्दा, जिगर सब कुछ थी। शानों पर शैफून का दुपट्टा फैलाकर इसने अपने बालों को पोनी में कैद किया और फिर ऊपर पहुंचने की तरफ चल दी। वो ऊपर आई तो माहिरा के घर में खूब चहल पहल थी।
मुख्तलिफ पकवानों की खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था, जबकि ड्राइंग रूम से शोरगुल की आवाज़ें आ रही थी। इसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया तो माहिरा कमरे से निकल कर आई, फिर अपने कमरे में ले आई। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई? मामू से नहीं मिलवाओगी क्या? उजाला दूसरे कमरे में आके माहिरा के कान में सरगोशी करने लगी। मिलवाओगी? थोड़ा सब्र करो, ऐसे डायरेक्ट मिलवाना अच्छा नहीं लगेगा ना। माहिरा की बात सुनकर वो सर को जम्बीज देकर बेड पर बैठ गई थी। ड्राइंग रूम में मामू के लिए खाना लगाने के बाद माहिरा बिरयानी की प्लेट भरकर दूसरे कमरे में आ गई थी, जहाँ भूख से बेहाल होती उजाला बैठी हुई थी। तमाम घर वाले दूसरे कमरे में खाना खा रहे थे, बस यहाँ पर माहिरा और उजाला ही थी। वो भूख से इतनी बेताब हो गई थी कि प्लेट पर झपट पड़ी और जैसे ही इसने पहला निवाला मुंह में डाला, इसके कानों से धुआं निकल गया। पहले निवाले में इस सुर्ख में जिसके मुंह में चली गई थी, एकदम ही इसकी आंखों में पानी भर गया। वो उठकर किचन की तरफ लपकी। किचन में आने के बाद इसने फ्रिज से बोतल निकाल कर पानी गिलास में उंडेला और फ़ौरन मुंह से लगा लिया। पानी भी इन मिर्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सका था। इसका मुंह अभी भी जल रहा था। तब इसे महसूस हुआ कि किचन में कोई आया हुआ है। इसे लगा माहिरा होगी। इसने उसे से फ़ौरन पलटी। कैसी मिर्चें डाली है यार, सारा मुंह जल गया मेरा। इसने आंसुओं से भरी आंखों से सामने खड़े शख्स को देखा जो झेप गई। वो माहिरा नहीं बल्कि कोई लंबा चौड़ा लड़का था जिसकी रंगत गंदुमी थी। वो फवाद था, माहिरा का मामू, जो किचन में हाथ धोने के घर से आया था, लेकिन उजाला को देखकर वहीं ठहर गया। आप ठीक तो है ना? फवाद मुतफक्कर होता इस मासूम सूरत वाली लड़की को देखने लगा, जिसका चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। नहीं, मुझे बहुत मिर्ची लग रही है। उजाला ने नफे में सर हिलाया तो फवाद ने अपनी जेब से चॉकलेट निकालकर उजाला की तरफ बढ़ा दी। ये मैं माहिरा और रामीन के लिए लाया था, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत है। ये बाहर की महंगी चॉकलेट है, आपको यकीनन पसंद आएगी। फवाद ने चॉकलेट इसकी जानिब की तो उजाला ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इसे देखकर चॉकलेट इसका हाथ से थामी और फिर किचन से निकलकर भाग गई, जबकि फवाद इसकी हरकत देख मुबम सा मुस्कुरा दिया था। माहिरा के मुताबिक इसकी दोस्त बहुत पटाखा थी, लेकिन फवाद के मुताबिक माहिरा की दोस्त वाकई बहुत मासूम और भोली थी। अगले 2 दिन तक वो माहिरा के घर नहीं गई थी, क्योंकि इसके मामू इनके यहाँ रुके हुए थे। इसलिए से ऊपर जाना मुनासिब नहीं लगा था। फिर भी माहिरा अपने मामू के साथ इतनी मसरूफ़ हो गई थी कि इससे मिलने ना आ सकी। ये ले मिठाई खा। वो बेड पर उल्टी लेटकर नॉवल पढ़ रही थी जब अम्मा ने कमरे में आके मिठाई का डब्बा इसके सामने किया। इसने सीधे होकर फ़ौरन इसे मिठाई उठाई। ये किस लिए? इसने मिठाई खाने से पहले तजस्सुस से पूछा और मिठाई मुँह की तरफ ले जाने लगी, मगर अम्मा का जवाब सुनकर इसका हाथ वहीं रह गया। तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है, अम्मा इसे बहुत मुसर्रत और खुशी से बता रही थी। क्या? किससे? वो इतना उछल पड़ी। माहिरा के मामू फवाद से, अम्मा ने खुश होते इसे जवाब दिया। क्या फवाद मामू से? इसकी आंखें फटकर बाहर आने को थी। चुप कर, तेरा मामू नहीं है वो, बस माहिरा का मामू है। अम्मा ने फ़ौरन इसको डपटा था। वो मुंह बसोरे कह रह गई। अम्मा, मैं नहीं करूँगी फवाद मामू से शादी। मैंने बोल दिया, मुझे किसी सुपरस्टार से शादी करनी है, जैसे नॉवेल में हीरो होते हैं। माहिरा के मामू तो काले हैं और इनमें नॉवेल की हीरो वाली भी कोई बात नहीं है। वो रोनी सूरत बना के कहने लगी। फजूल बकवास की तो बाल नोच नोच कर हाला बिगाड़ दूंगी तेरी। अच्छे खासे गंदुमी रंग के पुरकशिश इंसान को काला बना दिया। शुक्र का इतना अच्छा लड़का मिल रहा है, वरना तुझ में कोई सुरखाब के पढ़ नहीं लगे हुए। इतना पढ़ा लिखा कमाने वाला बंदा है, खुश रखेगा तुझे। अम्मा तो इसकी एक सुनने के लिए तैयार नहीं थी। एक देर से झड़क कर कमरे से निकल गई, जबकि वो गुस्से से लाल पीली होती बाहर की तरफ बढ़ी ताकि माहिरा की खैर ले सके, जिसने इसे इतनी बड़ी बात का इल्म नहीं होने दिया। माहिरा, माहिरा। वो सीढ़ियों पर खड़ी माहिरा को आवाज़ें लगा रही थी। क्या हुआ मुमानी जान, क्यों चिल्लाया जा रहा है? माहिरा ने नीचे आके शरारत से कहते हुए इसके गुस्से को हवा दी थी। मुमानी जान की बच्ची, इधर आ, मैं तो यह दिमाग ठिकाने से लगाऊं। इसने रोनी सूरत बनाया, माहिरा को जोर से धक्का दिया तो वो बेचारी गिरते गिरते बची। क्या हो गया उजाला, इतने तैश में क्यों हो? माहिरा संगीत से पूछने लगी। तैश में ना हो तो खुश हो क्या? तुम्हारे मामू की हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए रिश्ता भेजने की, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उजाला कमर पर हाथ रखकर लड़ाका औरतों की तरह आंखें बाहर करके इससे मुखातिब हुई। हाँ, तो मेरे मामू में क्या कमी है भला? इनको तुम अच्छी लगी तो रिश्ता भेज दिया, और तुम्हें मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि सरप्राइज़ देना चाहती थी। नॉवल की हीरो जैसा हस्बैंड चाहिए था ना तुम्हें। मेरे मामू बिल्कुल ऐसे ही तो है, लंबे चौड़े पढ़े लिखे पैसे वाले। माहिरा से बहुत नरमी से समझाने लगी। खाक नॉवल के हीरो है, मुझे वो नहीं पसंद, मुझे नहीं करनी। वो अभी आगे मज़ीद कुछ बोलती जब मुबशरा बेगम की उड़ती हुई चप्पल इसकी कमर पर आके चिपकी थी। इसकी ज़बान को वहीं ब्रेक लग गया था। मैंने कहा था ना, इस ज़बान को बंद रख वरना काट दूंगी। मुबशरा बेगम गुस्से से चिल्लाई तो माहिरा पर भाग गई, जबकि उजाला आंखें मसलते हुए अंदर भाग गई थी।
वो दुल्हन बनी सुर्ख जोड़ा पहने बेड पर बैठी जोर जोर से रो रही थी। आज इसकी फवाद से शादी हो गई थी और इसका कोई एहतजाज काम नहीं आया था। सईद साहब और मुबशरा बेगम ने ये सोच कर वो बच्ची है और अपने अच्छे बुरे के बारे में नहीं जानती, इसकी शादी कुछ ही दिनों में फवाद से कर दी थी। और इत्तेफाक था कि शादी से पहले फवाद और उजाला की एक भी मुलाकात नहीं हो सकी थी। उजाला के दिमाग में पूरी तरह नॉवल का हीरो का भूत सवार था। इसे गोरा चिट्टा गुलाबी अनाबी होठों और खूबसूरत नरमो लहजे वाला ज़हीन इंसान चाहिए था। इसलिए वो दुल्हन बनी बैठी अपने ख्वाब चकनाचूर होने पर बुरी तरह रो रही थी। यह अपार्टमेंट बहुत खूबसूरत था। फवाद ने ख़ास उजाला के लिए इसकी अम्मी के घर के करीब यह अपार्टमेंट ख़रीदा था। अपार्टमेंट में हर चीज़ बहुत कीमती थी। फवाद ने अपनी नई नवेली दुल्हन के लिए कोई कमी न छोड़ी थी, मगर फिर भी वो इससे खुश नहीं थी। बाहर के मामला निपटा के फवाद ये सोच के कमरे में आया था कि अपनी मनपसंद बीवी से बात करके अपनी तन्हाई बांटेगा, मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। इसकी बेगम साहिबा ने शर्मीली सी मुस्कुराहट से नहीं बल्कि रोते धोते फवाद कमरे में इस्तेमाल किया था। इसने बहुत चाह से उजाला को अपनी दुल्हन बनाया था। जिस दिन इसने पहली बार उजाला को देखा था तभी वो इसकी मासूमियत पर फरिश्ता हो गया था। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? इसको रोता देख वो मुतफिकर होता इसके पास बैठकर इस्तफसार करने लगा। उजाला इसको देखकर भी ढिठाई से रोने का शक्ल फरमा रही थी। उजाला बताइए क्या हुआ? इससे कोई जवाब ना पाके वो फवाद ने नरमी से इसका हाथ थामा था, मगर अगले ही पल उजाला इसके हाथ से अपना हाथ खींच कर निकाल चुकी थी। मुझे आपसे शादी नहीं करनी थी, इसने भारी आवाज़ में फवाद को जवाब दिया। फवाद बुरी तरह से चौंक गया। क्यों? वो नासमझी से पूछने। मुझे आप अच्छे नहीं लगते, मुझे हैंडसम लड़का चाहिए था, बिल्कुल नॉवेल के हीरो जैसा। अपने शौहर के आगे यूं बेधड़क फजूल बात करते हुए इसे ज़रा सी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई थी, जबकि इसकी बात सुनकर फवाद शर्मिंदा हो गया था। अच्छा, नॉवेल के हीरो में ऐसा क्या होता है जो मुझ में नहीं? फवाद का ज़र्फ भी कमाल का था। कोई और होता तो अपनी तस्लील पर 2 थप्पड़ असीद करता। अगर ऐसा नहीं भी था करता तो सख्त बातें ज़रूर सुनाता, मगर वो इस वक्त नॉवेल का हीरो ही साबित हुआ था, जो बहुत मासूमियत से अपनी बीवी के सामने बैठ पूछ रहा था, इसमें क्या कमी है? आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, मुझे गोरा लड़का चाहिए था। आपकी मसल्स भी नहीं है, हल्की हल्की बियर्ड भी नहीं है। वो फिर से बेशर्मी का मुजाहिरा करती। इस बार फवाद को हद से ज़्यादा शर्मिंदा कर गई थी। उजाला की इस सोच से फवाद को बहुत दुख हुआ था। वो तो उजाला को काफ़ी समझदार लड़की समझता था, मगर वो इतनी बेवकूफ़ होगी फवाद ने सोचा तक नहीं था। इसकी बात सुनकर वो लब भींचता आहिस्ता से उठकर कमरे से बाहर निकल गया था। पीछे उजाला मैडम की रोने वाली ड्रामेबाजियाँ फिर से शुरू हो गई थी। इसने ज़ाहिरी तौर पर अपने शौहर की जांच करवा के इसकी जा कदरी कर दी थी। हालांकि वो एक खूबसूरत दिल वाला बेहतरीन और जिम्मेदार मर्द था। वो शक्ल सूरत का भी इतना आम नहीं था जितना उजाला ने इसे बना दिया था। ड्राइंग रूम में आके फवाद थका हुआ वजूद लिए शीशे के सामने खड़ा हो गया, अपना चेहरा देखने लगा। क्या वो इस काबिल भी नहीं था कि अपनी बीवी के दिल में ज़रा सी जगह बना सके? इसने दिल में सोचा था वो कोशिश करेगा तो उजाला के दिल में जगह बना लेगा। इसने खुद को जवाब दिया, फिर धीमा सा मुस्कुरा के सोफे पर आके लेट गया। जो भी था, मगर ज़िंदगी में पहली बार वो एहसास से कमतरी में मुब्तला हो गया था। वो 2 घंटे से किचन में घुसा एब्रिन पहनने ने महाराज से नाश्ता तैयार कर रहा था। आज इसकी नई नवेली दुल्हन का इसके घर में पहला दिन था और इसने नाश्ते में हर वो चीज़ बनाई थी जो लग रहा था उजाला को पसंद आएगी। नाश्ता बनाने के बाद इसने ट्रॉली में सेट किया और फिर मुंह हाथ धोकर ट्रॉली घसीटता बेडरूम की जानिब चल दिया। वो बेडरूम में आया तो उजाला सो रही थी। इसने ट्रॉली साइड में खड़ी की और फिर इसके सराहने आ बैठा। धीरे से उंगलियां आगे बढ़ाकर इसके चेहरे पर फैले बालों को समेटा कर दी। उंगलियों का लम्ब महसूस करके उजाला की आंख खुली तो फवाद को बिल्कुल करीब बैठा देख दोनों हाथ इसके सीने पर रख इसे पीछे की जानिब धकेला। फवाद एकदम से चौंककर पीछे हटा था, जबकि उजाला बड़ा सा मुंह बना के बेड से उतर गई। उजाला, मैं नाश्ता लेकर आया हूँ, मुंह धोकर आ जाओ, फवाद ने खाइफ होते से मुखातिब किया। अपना नाश्ता मैं खुद बना लूँगी, आपको जहमत उठाने की ज़रूरत नहीं है, खुद खा ले इसे। उजाला ने ट्रॉली की जानिब इशारा किया और फिर गुस्से से पैर पटक कर वाशरूम चली गई। पीछे वो लटका हुआ चेहरा लिए ट्रॉली वापस घटती तक किचन में आया तो मुलाजिमा घर में दाखिल हुई थी दिखाई दी। फरहत बीबी, ये पैक करके अपने बच्चों के लिए ले जाइएगा। फवाद ने बहुत जब्त किए ट्रॉली की जानिब इशारा करके फरहत को ताकीद की और फिर घर से वॉकआउट कर गया। पूरा हफ्ता बीत गया था। उजाला मुकम्मल तौर पर फवाद को नज़रअंदाज की जा रही थी। हालांकि फवाद ने बहुत कोशिश की थी इसके करीब जाने की, प्यार जताने की, इसे एहसास दिलाने की, मगर सब बेकार रहा। वो दोनों अलग अलग कमरों में सोते थे। घर में रहने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि इसे देख उजाला का मूड ख़राब हो जाता था, इसलिए इसने जॉब पर जाना शुरू कर दिया था। आज इतवार था और मुबशरा बेगम ने फवाद और उजाला की दावत की थी। उजाला बहुत रूखी पीकी तैयार होकर इनके घर गई थी। लग ही नहीं रहा था कि वो नई नवेली दुल्हन थी। फवाद भी उलझा हुआ लग रहा था। मुबशरा बेगम इन दोनों को देख फ़ौरन ही भाप गई थी।
रात का खाना खाने के बाद वो उजाला को दूसरे कमरे में ले आई। तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना? तुझे कहा ना था ना मैंने, फवाद का दिल जीत लेना। वो बहुत अच्छा इंसान है, फिर ये क्या हुलिया बना के रखा है? कहीं से नई नवेली दुल्हन नहीं बल्कि चपड़ासन लग रही है। मुबशर बेगम ने इसके सादा से सब सूट को देख तंजिया कहा, और क्या करूँ, आपके लिए घुट घुट कर तो जी रही हूँ, अब क्या जहर खा के मर जाऊँ? एक नापसंदीदा इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारी रही हूँ, रोज़ जी रही हूँ, रोज़ मर रही हूँ, अब मुझे मेरा हाल पर छोड़ दे। उजाला ने चिल्लाते हुए कहकर इनके आगे से दोनों हाथ जोड़ दिए थे। उजाला, इसमें क्या कमी है बेटा, इतना अच्छा तो है। मुबशर बेगम फवाद के लिए इतनी इसकी नफरत देख नरम पड़ी थी। वो बहुत हमदर्दी से पूछने लगी, वो वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ। मुझे गोरा चिट्टा लड़का चाहिए था जो चार में खड़े होकर अलग दिखाई दे, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी, ज़बरदस्ती मेरी शादी इससे करा दी। उजाला मुंह बना के कहती जोर जोर से रोने लगी। जब इसको बुलाने के लिए आया, फवाद दरवाजे के बाहर खड़ा इसकी बातें सुनकर जब से लब भीचे वापस पे लेट गया था। वो कॉस्मेटिक की बड़ी सी शॉप में उलझा हुआ खड़ा था। जब ही शॉप कीपर इसके पास आया और मुअद्दब अंदाज में इससे मुखातिब हुआ, जी सर बोलिए, क्या चाहिए आपको? इस दरमियानी उम्र के लड़के ने इसको उलझा हुआ देख तजस्सुस से पूछा। मुझे रंग गोरा करने की क्रीम चाहिए जो थोड़ी ही दिनों में मुझे जल्दी गोरा कर दे। फवाद ने शर्मिंदगी से लब भींचते अब से अपना मसला बताया। इसने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि एक वक्त इसे पर ऐसा भी आएगा। सर आपको क्रीम की क्या जरूरत, आप इतने पुरकशिश और गुड लुकिंग तो है। शॉपकीपर हैरानगी से पूछने लगा। मेरी बीवी को नॉवल के हीरो जैसा गोरा चिट्टा लड़का चाहिए। फवाद तअस्सुफ से कहते धीरे से मुस्कुरा देता, मगर ये मुस्कुराहट बिल्कुल जाली थी। एक तो ये नॉवलों ने लड़कियों का बहुत दिमाग ख़राब कर दिया है, इन्हें हकीकत से बहुत दूर भेज दिया गया है। जहाँ इन्हें अपना परफेक्ट शौहर बुरा लगता है और वो ऐसे इंसान की ख्वाहिश करती है जिनका असल में कोई वजूद ही नहीं। ऐसी लड़की सारा वक्त फैंटेसी में रहती है, और जब इनका हकीकत से वास्ता पड़ता है तो ये अपने से जुड़े लोगों का जीना हराम कर देती है। शॉपकीपर नहायत अफसोस से बोलता अंदर की तरफ गया और फिर कुछ देर बाद एक छोटी सी डब्बी लेकर आया। ये नाइट क्रीम है, रात को लगा के सो जाइएगा और सुबह उठ कर इस फेस वॉश से मुँह धोइएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शॉपकीपर ने करीब रखे शीशे के बॉक्स में से बहुत सारे फेस वॉश में से एक फेस वॉश उठा के इसके सामने रख दिया। ठीक है, शुक्रिया। फवाद ने सरखम करते इसका शुक्र अदा किया और फिर जेब से वॉलेट निकाल के पेमेंट करने लगा। दिन ब दिन वो कुछ अजीब सी होती जा रही थी। सारा दिन कमरे से बाहर ना निकलती, बस बेड पर पड़ी नॉवल पढ़ती रहती। घर का सारा काम, हत्ता कि खाना भी मुलाजमा बनाती थी। अपना हुलिया भी वो कुछ अजीब बना के रखती। बिखरे उलझे बाल, मुख्तलिफ रंग के पुराने कपड़े और रूखा पीका चेहरा। फवाद का अब इससे बहुत कम सामना होता था। फवाद के घर में आते ही वो अपना कमरा लॉक कर लेती। आज माहिरा इसकी तरफ आई थी अपनी शादी का कार्ड देने। इसका रिश्ता पक्का हो गया था, अगले माह शादी थी। उजाला ने तो शादी के बाद माहिरा से भी दोस्ती ख़त्म कर दी थी। उजाला, तुमने ये क्या हाल किया हुआ है अपना? माहिरा से कार्ड थमाती इसका हुलिया देख तासुब से बोली, मेरा ये हशर तुम लोगों की वजह से ही हुआ है। तुम सब ने जानबूझकर मुझे यहाँ फंसाया। खैर तुम्हें क्या, तुम तो खुश हो ना, इतना हस्बैंड हीरो जैसा लड़का जो मिल गया तुम्हें, तो मेरा दुख कहाँ समझ पाओगी? उजाला जलते दिल के साथ बोली थी। थोड़ी देर पहले ही माहिरा ने इसे अपने मंगेतर की तस्वीर दिखाई थी। वो बहुत हैंडसम और डैशिंग था, बिल्कुल वैसा जैसा उजाला तसव्वुर करती थी। गोरा चिट्टा, खड़े मगरूर नैन नक्श का मालिक, लंबा चौड़ा कसरती बाजू वाला खूबसूरत नौजवान। उजाला शक्ल सूरत सब नहीं होती, मैं तो दुआ करती हूँ कि साइम का दिल इसके चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो, और मैं भी ये जानती हूँ कि मेरे मामू का दिल कितना खूबसूरत है। बस तुम हो जो इनकी कदर नहीं करती। वो खूबसूरत भी है, मगर तुम्हारी आंखें तुम्हें वही दिखाती है जो तुम देखना चाहती हो। मायरा ने बुरा मनाते हुए इसे जवाब देता। ओहो, खुद को नहीं मिलाना अपने मामू जैसा इंसान, तभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। उजाला ने दिल में तंज से सोचा था। इतनी देर में फवाद भी आ गया था। माहिरा उठकर फवाद के कमरे में चली गई, जबकि उजाला की आंखों में बार बार माहिरा की मंगेतर साइम का तस्वुर उभरने लगा। वो आ भर के रह गई। मैरिज होम में खूब चहल पहल थी। लड़कियां सज धज कर खूब एंजॉय कर रही थी। पूरा हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। फूलों से सजे स्टेज पर माहिरा अपने शौहर साइम के साथ बैठी बहुत खुश नजर आ रही थी, और उसी जोड़े में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके बराबर में बैठा मर्दाना चाहत का पेकर तो हॉल में मौजूद तमाम लोगों की तवज्जो का मरकज़ था। सुर्ख सफ़ेद अंगर वाला वो नौजवान खूबसूरत तो बहुत था, मगर इसके चेहरे पर गुरूर का अंसर बहुत ज़्यादा था। वो सियाह शेरवानी पहना बहुत अकड़ से सोफे पर बैठा हुआ अपने बराबर में बैठी मासूम सी बीवी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहा था। इसने तासुरात से
लग रहा था कि वो अपनी बीवी को बहुत कमतर समझता है। स्टेज से दूर एक गोल टेबल के गिर्द लगी कुर्सी पर गुमसुम बैठी उजाला बस इसे ही देखी जा रही थी। इसे मायरा की किस्मत पर खूब रश्क हो रहा था। जैसा शौहर वो चाहती थी वैसा तो इसकी आम सी दोस्त को मिल रहा था। वो नीले रंग का लहंगा और गुलाबी रंग की कमीज पहनी हुई थी। मुबश्शर बेगम ने करीबी शादी की वजह से इसे ज़बरदस्ती महंगे पार्लर से तैयार कराया था। 15 दिन से वो अपनी माँ के घर आई हुई थी। फवाद माहिरा की शादी में मगन था, इसलिए 15 दिन में एक बार भी इससे मिलने ससुराल नहीं आया। हालांकि ससुराल और बहन के घर में बस 1 मंजिल का फासला था, लेकिन शायद वो उजाला से अब खुद ही दूर हो रहा था। इसकी बर्दाश्त की हद जो जवाब दे गई थी। थक गया था वो जिल्लत सहते सहते। उजाला महफिल से बेगानी बुझा हुआ चेहरा लिए एक तरफ बैठी थी। जब हॉल में हल्का सा शोर सुनाई दिया, इसने तजस्सुस के मारे सरसरी तौर पर गर्दन मोड़े देखा, मगर अगले पल इसकी आंखें हैरानगी से फैल गई। फवाद सिया रंग की शेरवानी पहने हॉल में दाखिल हुआ तो सारे रिश्तेदार इसकी जानिब लपक गए थे। कुछ बहुत अंसियत से इससे गले लगा रहे थे तो कुछ बहुत मोहब्बत से इसे मुखातिब थे। वहाँ खड़ी कितनी ही लड़कियों की आंखों में इसे देख उम्मीद जागी थी। क्यों ना जागती, वो था ही ऐसा। वो ऐसा हीरा था जिसकी बीवी को इसकी किस्मत ही मालूम ना थी। उजाला हैरत इसके लंबे चौड़े वजूद और साफ रंगत वाले चेहरे को देखने लगी। फवाद की रंगत इतनी निखर कैसे गई थी। अब तो वो वाकई हैंडसम लग रहा था। फवाद आज स्टेज की जाने बढ़ा तो मायरा का शौहर साइम उठकर इसके गले लग गया। सबसे इतनी इज्जत क्यों दे रहे थे वो समझ ना पाए। सबसे मिलने के बाद फवाद मुतलाशी निगाहों से हॉल में अपनी नजरें दौड़ाने लगा। फिर इसकी नजरें एक जगह सी थम सी गई। वो इसे देख ही रही थी, टुकटुकी बांधे, आंखों में हैरानी लिए, नीले और गुलाबी रंग के कपड़ों में वो बहुत हसीन लग रही थी। फवाद की आंखें इसे देखते ही शिकवा करने लगी थी, और क्यों ना करती, वो 15 दिन से घर नहीं आई थी। उजाला ने इसे खुद की जानिब देखा तो सर झटक कर नजरें फैली। वो भी नजरों का जाविया बदल चुका था। पूरी तकरीब में इन दोनों ने एक दूसरे को ना देखा। एक नाराज था और दूसरा बेजार। हालांकि आज उजाला ने यह बात तस्लीम कर ली थी कि फवाद इतना भी बुरा नहीं था जितना इसने बना दिया था, मगर फवाद को और अपनी शादी को वो अना का मसला बना चुकी थी। इसके घर वालों ने इसकी ज़बरदस्ती शादी कराई थी, ये कहकर कि इसको फवाद से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। वो अपने घर वालों को दिखाना चाहती थी कि इसे फवाद से भी अच्छा लड़का मिल सकता है। जब माहिरा को मिल सकता है तो इसे क्यों नहीं। तकरीब के इख्तिताम पर फवाद वापस अपने अपार्टमेंट चला गया था, जबकि वापस अपने मैके आ गई। हर तरफ तरह कोशिश कर चुका था वो इस लड़की के दिल में अपनी जगह बनता करने के लिए, मगर वो कहते हैं ना, किसी के दिल में ज़बरदस्ती अपने लिए मोहब्बत नहीं डाल सकती। इसका भी हाल कुछ ऐसा ही था। आखिरकार इसने हार मान ली थी, और ये हार ऐसे ही नहीं मानी थी। कल शादी में जिस तरह उजाला साइम को देख रही थी, वो समझ गया था कि उजाला के दिल में जगह बस हसीन लोग बना सकते हैं। साइम को देखते ही इसकी आंखों में बहुत हसरत थी, और इस चीज़ ने फवाद को पूरी रात सोने नहीं दिया था। वो अपनी मनपसंद बीवी का पसंदीदा शौहर नहीं था, और शायद वो बन भी नहीं सकता था, क्योंकि इसके पास गैर मामूली हुस्न नहीं था। अगले दिन ही वो उजाला के घर चला गया। उजाला, मैं जानता हूँ तुम इस शादी से खुश नहीं हो। मैं तुम्हें कैद करके नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये जुमले इसने किस दिल से अदा किए थे ये तो बस इसका दिल ही जानता था। वो बहुत उदास था। इसका दिल भी, फिजा भी, परिंदे भी, सभी इसके गम पर उदास थे। मनपसंद शख्स की ज़िंदगी से निकलना कोई आम बात तो नहीं होती। उजाला इसकी बात सुनकर चौंक गई। ये सब इतना आसान था, इसने सोचा तक ना था। इसे तो लगा था फवाद अलैदगी करने के लिए इसे एड़ी चोटी का जोर लगाने पड़ेगा, मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। फवाद खुद से इसे छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। इसे समझ नहीं आया कि क्या रिएक्ट करे। होना तो इसे खुश चाहिए था, मगर पता नहीं क्यों दिल बहुत उदास हो रहा था। इसने पलट के फवाद को कोई जवाब ना दिया, बस सर झुकाए बैठी रही। देखिए, फवाद इसे अपना फैसला सुना के खामोशी से वहाँ से उठ गया। वलीमे की तकरीब में वो हरगिज़ बुझी हुई नहीं थी। ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ादी मिलना इसे काफ़ी खुश कर गया था। आज वो सिया रंग की घेरदार फ्रॉक पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी। फवाद भी इसे तकरीब में शामिल था, मगर उजाला से कोसों दूर। वो इसके सामने जाके खुद को और दर्द नहीं दे सकता था। वैसे भी वो किस तरह खुद पर जब्त किया हुआ था वही जानता था। वलीमे की तकरीब में साइम के काफ़ी दोस्त आए हुए थे। इनमें से एक दोस्त रोमान बहुत खूबसूरत और पैसे वाला था। इसकी नज़र उजाला पर पड़ी, और उजाला इसे पहली नज़र में ही पसंद आ गई। वो पूरी तकरीब में उजाला के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। उजाला भी इसका अपना पीछे आना महसूस कर गई थी। इतना खूबसूरत लड़का इसके पीछे पड़ गया था, इसकी तो खुशी की इंतहा नहीं थी। अना को मानो तस्कीन मिली थी। अब वो अपने वालिदैन को दिखाती कि इसे कितने अच्छे लड़के मिल सकते थे। रोमान ने साइम की मदद से उजाला का नंबर हासिल किया था। साइम ने ये जानते हुए भी वो कि फवाद की बीवी है, माहिरा के मोबाइल से उजाला का नंबर लेकर इसे दे दिया। रोमान ने उजाला को मैसेज करके अपना तारुफ कराया। पहले तो उजाला हिचकिचाई,
फिर रोमान से बातचीत करने लगी। फवाद को तो वो अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर चुकी थी, बस इसको इंतज़ार था तो तलाक के कागजात का। वो रोमान में बिल्कुल मगन हो गई थी। रोमान को देखकर ऐसा लगता जैसे कि किसी फिल्म का हीरो हो, मगर वो कहते हैं ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। काश उजाला समझ पाती कि इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मुखलिसी है। सब हासिल किया जा सकता है मगर मुखलिसी शख्स नहीं, उसी किस्मत से मिलता है। वो रोज़ रोमान से बात करती थी। रोमान ने इससे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था, वो भी राज़ी हो गई थी। रोमान इसे बहुत पसंद था, मगर रोमान ने शादी से पहले इससे एक बार मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। उजाला ने तन्हा मिलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद रोमान ने कहा कि वो साइम के साथ इससे मिलने आएगा। मिलने आए। वो साइम का दोस्त था, इसलिए उजाला इस पर भरोसा करके राज़ी हो गई। और फिर साइम तो इसका रिश्तेदार था, इस पर उजाला को कोई शक न था। रोमान ने उजाला से कह दिया था कि वो साइम के घर चली जाए, फिर वहाँ से साइम के साथ इससे मिलने आ जाए। अगले दिन वो नुस्खे से तैयार होकर साइम के घर चली गई। अब जब इसके घर आ गई तो सोचा माहिरा से भी मिल लूँ, इसलिए घर में दाखिल हो गई, वरना रोमान ने इसे यही कहा था कि वो बाहर से ही साइम के साथ आ जाए। वो घर में दाखिल होकर साइम के वालिदैन से सलाम दुआ करके माहिरा के कमरे की जानिब आई, मगर अंदर से आने वाली तेज़ आवाज़ों ने इसके हौसान ख़त्म कर दिए। माहिरा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, शायद साइम इसे मार रहा था। इसके रोने की आवाज़ सुनकर उजाला का तो दिल फटने लगा। थोड़ी देर बाद साइम कमरे से निकलकर बाहर आया तो उजाला को देखकर चौंक गया, फिर सर झटक के बाहर की जानिब चला गया। जबकि उजाला बहुत परेशान होती दरवाज़ा खोल के कमरे में दाखिल हुई। माहिरा फर्श पर घुटने में सर डाले रो रही थी। माहिरा, उजाला ने लरसते हुए से आवाज़ दी तो इसे चौंक कर सर से उठाया। माहिरा का चेहरा देख उजाला का तो दिमाग मानो जानो जगह से ही हिल गया। इसके पूरे चेहरे पर नील थे, होठ फटा हुआ था जिससे खून निकल रहा था। वो बहुत कमज़ोर दिख रही थी, जैसे इसको कई दिनों से खाने को ना मिला हो। उजाला को देख माहिरा अपनी जगह से उठी और फिर इसके गले लगकर फूट फूट कर रो दी। उजाला तो बस बुत बनी, बस ये सब समझने की कोशिश कर रही थी। अगले पल इसने अपने हवास बहाल करते साइड टेबल से पानी उठा के माहिरा को पिलाया और इसे टेबल पर बिठाया, बेड पर बिठाया। माहिरा, ये सब क्या है? वो बहुत फिक्रमंदी से पूछने लगी। जो तुमने देखा वही है, माहिरा के लहजे में तल्खी दोहराई दी। इसने तुम पर हाथ क्यों उठाया? उजाला तशवीश से पूछने लगी। वो मुझ पर ऐसे ही हाथ उठाता है, शादी की पहली रात ही इसने मुझे थप्पड़ मारा था, ये बोलकर कि इसको मेरी शक्ल पसंद नहीं। माहिरा की बात सुन उजाला की आंखें हैरत से फट गई। तुम इसका जुल्म बर्दाश्त कर रही हो? तुमने अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया? उजाला सख्ते में गहरी कोने लगी। नहीं उजाला, वो मेरी शादी से बहुत सुकून में है। इन्हें लगता है मैं अपने घर में बहुत खुश रहती हूँ। मैं इनका सुकून नहीं गलत करना चाहती थी। मेरी वजह से मेरे माँ बाप सुकून में है, वो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें मेरी कसम है, घर में किसी को कुछ मत बताना प्लीज़। माहिरा ने इसके दोनों हाथ थाम कर इल्तिजा की थी। उजाला हैरत से इसे देखने लगी। एक वो बेटी थी जो अपने माँ बाप की खातिर इतना कुछ बर्दाश्त कर रही थी कि इनकी कोई परेशानी ना हो, और एक वो खुद थी जो सुकून में होने के बाद भी इनको बिला वजह दुख देने जा रही थी। इससे नाक लगा के सब बर्बाद कर रही थी माहिरा। मगर साइम भाई ऐसे लगते तो नहीं है। इसने बेयकीनी से इस्तसार किया। मैंने तुमसे कहा था ना उजाला, ज़ाहिरी हालत और शक्ल सूरत कुछ नहीं होती, इंसान का मुखलिस होना ज़रूरी है। साइम की अच्छी शक्ल सूरत मेरे किसी काम की नहीं। अगर मुखलिस इंसान मिल जाए तो इससे बेहतर संभाल के रखना चाहिए। किस्मत आपको बार बार मुखलिस लोगों से नहीं मिलवाती। मेरे मामू भले ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, मगर वो एक बहुत अच्छे दिल के इंसान है, एक बेहतरीन हमसफ़र साबित होते। वो मगर तुमने इनकी कदर नहीं की, इन्हें खो दिया। मामू ने बताया था मुझे कि वो तुम्हें छोड़ रहे हैं। माहिरा बहुत संजीदगी से बोलने लगी। उजाला, मुझे माफ़ करना, मगर तुम अब प्लीज़ यहाँ से जाओ। साइम को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे मैके से यहाँ कोई आए। एक बार अमीन आ गई थी तो साइम इसके सामने ही मुझे बहुत जलील किया था। माहिरा माजरत ख्वाह लहजे में बोलने लगी। उजाला अब इसे क्या बताती कि इसे यहाँ साइम ने ही बुलाया था। वो वहाँ से उड़ गई, मगर इसका दिल माहिरा के एक ही जुमले पर टिका हुआ था। तुमने इसकी कदर नहीं की, इन्हें खो दिया। ये जुमला सुनकर न जाने क्यों इसका दिल बहुत भारी हो गया था। कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, बहुत अजीब सा खौफ था, कुछ ऐसा खोने का खौफ, कुछ सब कुछ खोने का खौफ। वो माहिरा के घर से निकली तो साइम बाहर गाड़ी में ही बैठा था। उजाला, आ जाओ। साइम ने इसे आवाज़ देकर गाड़ी में बैठने का कहा। मुझे कहीं नहीं जाना और आपके दोस्त से शादी भी नहीं करनी। मैं अपने शौहर के साथ खुश हूँ। उजाला इसे खा जाने वाली नज़रों से घूर कर आगे बढ़ने लगी। जब साइम ने गाड़ी से निकलकर इसका हाथ पकड़कर इसे अपने करीब किया और इसकी नाक पर रुमाल रख दिया, पल में ही वो बेहोश होकर इसके बाजुओं में झूल गई। साइम ने इसे गाड़ी में फेंका और फिर जन से गाड़ी भगा ले गया। इसकी आँख खुली तो खुद को बहुत अजीब जगह पाई। ये कोई पुरानी बोसीदा इमारत थी
जहाँ हर तरफ औरतें ही औरतें थी, हर तरह की, हर उम्र की औरतें। इसका सर धीरे से चकरा रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। फिर एकदम इसकी नज़र वहाँ पर मौजूद पुलिस पर पड़ी। खातून तसलसल इन औरतों को गिरफ्तार कर रही थी। पुलिस ने यहाँ रेड मार दी थी क्योंकि यहाँ गैर कानूनी काम होते थे। एक पुलिस वाले ने आके उजाला को भी बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए बाहर ले जाके पुलिस की गाड़ी में बैठा। उजाला का जहन बिल्कुल माऊफ था। कुछ वक्त सरकने के बाद पुलिस स्टेशन के सामने गाड़ी रुकी। उजाला को भी इसमें से जबरदस्ती उतार कर अंदर ले जाया गया। बाकी औरतें आगे थी और वो पीछे। पुलिस स्टेशन में दाखिल होते इसकी नज़र जैसे ही वर्दी में मलबूस सामने खड़े शख्स पर पड़ी, इसका सारा नशा एकदम से उतर गया। हवा जैसे बहाल हो गए थे। सामने खड़ा नौजवान भी इसको देख रह चुका था और इस हालत में उजाला को देख इस पर जो बीती थी वो लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन था। इसका रंग लट्ठे की मानद सफ़ेद पड़ गया था। इसकी बीवी ऐसी जगह से लाई जा रही थी जहाँ का नाम भी इस लड़की को नहीं पता था। छोड़ो मुझे। फवाद को देख उजाला अपने आप को आज़ाद कराती यहाँ से भागने के लिए मचलने लगी। जब वर्दी पहनी खातून ने पूरी ताकत से उजाला के मुंह पे थप्पड़ रसी किया। थप्पड़ इतना जन्नाटेदार था कि उजाला के 14 तबक रोशन हो गए। बेसाख्ता इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सख्ते की हालत में सामने खड़ा शख्स अपनी बीवी के साथ ऐसा सुलूक देख तड़प उठा। इसने न आओ देखा न ताओ इसकी जानिब लपका। एक पुलिस कांस्टेबल बहुत सख्ती से उजाला को बाजू दबोचे खड़ी थी। बिखरे बाल, नंगे पैर, भारी आंखें से उजाला फवाद को नम आंखों से देख रही थी। उजाला के पास जाते ही फवाद ने झटके से इस खातून से उजाला का हाथ छुड़ाया। हाथ कैसे लगाया तुमने मेरी बीवी को? वो इतनी जोर से धारता इसकी उजाला सहम गई। आज तक इसे ठंडे मिजाज में देखा था। फवाद का ये रूप इसके लिए बहुत नया था, खास तौर पर वर्दी वाला रूप। वो पुलिस ऑफिसर था। उजाला को कतई नहीं पता था। सिर्फ उजाला को ही नहीं बल्कि इसके घर में, हद तक कि फवाद के घर में भी किसी को इल्म नहीं था कि वो कितना बड़ा ऑफिसर है। इसने सबसे छुपाया हुआ था क्योंकि इसे बिला वजह लोगों की अटेंशन लेना बिल्कुल पसंद नहीं था। फवाद की धार सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग इसकी जानिब मुतवज्जो हो गए। सर, ये लड़की हमें वहीं मिली है। वो खातून इसका गुस्सा देख फौरन बोली, मेरी बीवी वहाँ कैसे जा सकेगी? ये ऐसी वैसी लड़की नहीं है। इसे तो पता भी नहीं है कि वहाँ होता क्या है। खातून की बात सुनकर फवाद सीना चौड़े किए घुर्रा के बोला तो वो नजरें झुका गई। फवाद के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। ये ऑपरेशन फवाद की इजाजत से ही हो रहा था। फवाद ने ही इन्हें वहाँ रेड मारने का हुक्म दिया था। उजाला, तुम वहाँ कैसे पहुंची? फवाद अब उजाला की जानिब मुतवज्जो हुआ। मुझे नहीं पता। वो कुछ बोलने लगी थी जब याद आया कि वो यहाँ कैसे पहुंची थी। क्या बताती फवाद को कि वो दूसरी शादी करने के लिए किससे मिलने गई थी और इसने धोखा देकर इसको बेच दिया था, इसलिए इसने सर झुका के नफी में से हिला दिया। फवाद ने इसकी हालत देख इसका इसे थामी थामा और फिर हजूम को चीरता इसकी संग पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। वो इसे लिए अपार्टमेंट आ गया था। उजाला का जिस्म बुखार से तप रहा था। वो बिल्कुल खामोश थी सख्ते की हालत में। इसका सख्ता अभी तक टूटा ना था। फवाद इसकी कंडीशन समझ गया था। इसने उजाला से कोई पूछगछ ना की। इसे पूरा भरोसा था उजाला पर। वो खुद से वहाँ पहुंच ही नहीं सकती थी। इसकी मासूमियत से तो वो वाकिफ था। वो नादान जरूर थी मगर 2 नंबर नहीं। वो जानता था उजाला को किसी ने फंसाया और जिससे भी ये हरकत की थी इसने अपना हक भी बहुत बुरा किया था। फवाद अब इसे हरगिज छोड़ने वाला नहीं था। इसने उजाला को बेड पर लिटाया और इससे कंबल उड़ा दिया। वो बहुत डर गई थी। अगर वाकई पुलिस वहाँ नहीं आती तो इसका क्या होता? ये सोचकर इसकी जान निकल रही थी। फवाद ने इसके सराहने बैठ गया था। इसका हाथ नरमी से थाम कर, क्या हुआ? और क्या हुआ? वो दोनों अलहदगी कर रहे थे मगर अभी भी तो वो इसकी बीवी थी ना, और इसका फर्ज था ऐसे मौके पर इसका साथ देना। फवाद की हथेली उजाला की हथेली से मिली तो इसका नर्म लम्ब महसूस करके उजाला कुछ पुरसुकून हुई। एक तो अपने साथ होने वाले वाक़ये पर शौक थी, फिर अपने शौहर की हकीकत ने इसके होश उड़ा दिए। वो तो वाकई सुपरस्टार निकला था और वो इसको क्या समझती रही। किसी ने बिल्कुल सही कहा था, आंखें वही दिखाती है जो हम देखना चाहते हैं, और इसकी आंखें भी इसको फवाद का वही रूप दिखा रही थी जो वो देखना चाहती थी। और खैर, आज वो पर्दा हट ही गया था। पुलिस की वर्दी में मलबूस सराहने बैठा अपने शौहर से दुनिया को सबसे हसीन मर्द लगा था। और क्यों न लगता जिस पर मौके पर इसे सबके सामने वो थप्पड़ लगा के जेल में डाल देना था, इस मौके पर वो इसका हाथ थाम कर इसे वहां से लेकर आया था जहां से निकलना इतना आसान नहीं। ये परवाह किए बगैर कि बाकी के लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, इसने उजाला को अपनी बीवी मानने में हिचकिचाहट महसूस नहीं की थी। वो बहुत अच्छे से समझ गई थी कि इंसान सुपरस्टार अपनी ज़ाहिरी हालत या खूबसूरती से नहीं होता बल्कि अपन अखलाक और साफ दिल से होता है। खूबसूरत तो विलन में भी होते हैं, गोरे चिट्टे तो विलन भी होते हैं, लंबे चौड़े तो विलन भी होते हैं। हीरो और विलन में जो चीज़ फर्क करती है वो ही तो अच्छाई और बुराई है। अच्छा इंसान को हीरो और बुरा इंसान को विलन बना देती है। जाहिर की तो कोई कीमत ही नहीं। फवाद का हाथ थामे वो कब नींद की वादियों में खो गई।
इसे पता ही ना चला। वो सो के उठी तो कल के मुकाबले में आज खुद को काफी फ्रेश महसूस किया। इसने एक गहरा सांस लिया। वॉशरूम में जाने चल दी। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई तो फवाद कमरे में दाखिल होता था। इसके एक हाथ में नाश्ते की ट्रे थी और दूसरे हाथ में चंद कागज। मैं तुम्हारी तरफ आने का सोच ही रहा था, अब तुम आ गई हो तो सोचा डाइवोर्स पेपर तुम्हारे यहीं दे दूँ। मुझ में तुम्हारे पेरेंट्स का सामना करने की हिम्मत नहीं है। बहुत चाह से इन्होंने मुझे दामाद नहीं बेटा बनाया था। ये नाश्ता कर लो फिर रेडी हो जाओ तो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। पवार ने इसके सामने ट्रे रखी और कागजात बेड पर रख दिए। उजाला की आंखें भर आई थी। अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास हुआ। ये अपार्टमेंट मैंने तुम्हारे नाम कर दिया उजाला। मैं तुम्हें कोई बड़ा तोहफा नहीं दे सका था, इसलिए सोचा यही दे दूँ। अंकल आंटी भी बूढ़े हो रहे हैं। मैंने नहीं चाहता कि मैं तलाक के बाद इन पर बोझ बनूँ और वो रेंट पर रहते हैं, इसलिए तुम इनके साथ यहीं शिफ्ट हो जाना। मैं अपना सामान यहाँ से हटा दूंगा। ये चेक तुम्हारा हक मेहर की रकम। और आखिरी बात, मुझसे कोई कोताही हुई तो मुझे माफ़ कर देना। फवाद कागजात की तरफ इशारा करके इसे नम आंखों से देखता बता रहा था। इसकी आंखों में चमकते आंसू उजाला आसानी से देख सकती थी। वो फवाद की बातें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो इससे जुदा नहीं होना चाहती थी, फिर चाहे इसके पैरों में गिरकर माफी मांगनी थी। फवाद इससे अपने आंसू छुपा रहा था। इतना काबिल ऑफिसर अपनी मनपसंद औरत के सामने कितना बेबस था। वो जो लोगों के आंसू साफ करता था, आज खुद के आंसू सूख गिरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उजाला बहुत जब्त करने के बाद से उठी और आगे बढ़कर इसके सीने से लग गई। फवाद इसे अचानक इब्तिदार पर चौंक सा गया। उजाला इसके सीने पर चुपकर बुरी तरह से रोने लगी। मुझे माफ़ कर दे। मैंने अपने घर वालों पर गुस्से की वजह से आपके साथ बहुत बुरा कर दिया। मुझे मत छोड़े प्लीज़। मैं आपको खोना नहीं चाहती। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगी। इसकी शर्त को मजबूती से जकड़ कर वो रोते हुए बोली तो फवाद की इस पर खूब प्यार आया। उजाला को वक्त पर अपनी गलती का एहसास हो गया था। फवाद की आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे। इसने उजाला की कमर की गिर्द हाथ बांधे और फिर इसे अपने सीने में भेज दिए। इस लड़की ने जितनी इसकी जान हल्कान की थी, इतना ही अब वो इससे सुकून पाना चाहता था। वो सोने से पहले ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा रहा, हाथ में क्रीम की डिबिया लिए चेहरे पर लगा रहा था। उजाला काम निपटा के कमरे में दाखिल हुई तो हैरानगी से इसे देखने लगी। ये क्या कर रहे हैं आप? वो हैरत ज़्यादा सी इस्तफसार करने लगी। रंग गोरा करने की क्रीम लगा रहा हूँ ताकि तुम मुझे छोड़कर ना जाओ और मैं तुम्हारे आइडियल जैसा गोरा चिट्टा हो जाऊँ। फवाद ने सादगी से इसे जवाब दिया तो उजाला शर्मिंदा हो गई। इसने आगे बढ़कर फवाद के हाथ से डिबिया लेकर कमरे में कोने में रखे डस्टबिन में फेंक दी। फिर इसके दोनों हाथ नरमी से हाथों में लिए इसके रूबरू खड़े होकर प्यार से इसे देखने लगी। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही बहुत प्यारे हैं। मेरे आइडियल भी है लाख गुना ज़्यादा, मेरे आइडियल से लाख गुना ज़्यादा प्यारे। मेरे हीरो, बल्कि सिर्फ मेरे ही नहीं, इस कौम के हीरो, एक ईमानदार काबिल पुलिस ऑफिसर। उजाला ने प्यार से इसके गाल पर हाथ फेरा था। फवाद मोहब्बत पाश नजरों से इसे देखने लगा। आपको पता है कल जब आपने एक बहुत बड़े गैंग को पकड़वाया और हर जगह की वाह वाह हो रही तो पड़ोस वाली आंटी बोलने लगी उजाला का सही है सुपरस्टार है। मैंने कहा बिल्कुल वो सुपरस्टार है, मेरा सही है सुपरस्टार। वो बच्चों की तरह खुश हो गए बोलते बहुत नरमी से इसके सीने पर सर रख गई थी। फवाद ने झुककर अपने सीने से लगी इस प्यारी सी लड़की के बालों में लब रखकर इसके गिर्द हाथ बांधे इसकी आंखें मूंद ली थी। उजाला ने फवाद को साइम और रोमान के बारे में सब बता दिया था। फवाद ने माहिरा को साइम से आज़ाद करा दिया था और इन्हें कई सालों की जेल करा दी थी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बाद फवाद को पता चला कि लड़कियों के साथ ऐसी हरकत करके ही वो इतने पैसे वाले हुए थे। उजाला और फवाद के दरमियान सब ठीक हो गया था। वो लोग बहुत खुश थे। उजाला की वक्त पर समझदारी ने दो जिंदगी खराब होने से बचा ली थी। माहिरा की भी फवाद के दोस्त से शादी हो गई थी। फवाद का दोस्त यासिर बहुत अच्छा था। इसने माहिरा के सारे जख्मों पर मरहम रख दिया था। उजाला को जिंदगी का बहुत बड़ा सबक मिला था। खूबसूरत चेहरे वाले लोगों से खूबसूरत दिल वाले लोग हमेशा बढ़कर रहते हैं। चेहरे खूबसूरती की कोई अहमियत नहीं, दिल की खूबसूरती आपको अहम बनाती है। और अगर कोई मुखलिस मिल जाए तो इसकी कदर करके इसे संभाल कर रखना चाहिए, ना कि अपनी बेवकूफ़ी से इसे खोना चाहिए, क्योंकि इस मुनाफिकत भरे ज़माने में मुखलिस साथी मिल जाना बहुत बड़ी नेमत है। 6 साल बाद मेरे सैयद सुपरस्टार जी उड़ जाए सुबह 6 साल बाद मेरे सैयद सुपरस्टार जी उड़ जाए सुबह हो गई है। वो इसे हमेशा से यही बोलती थी। रोज़ सुबह वो ऐसे ऐसे में मीठे लफ्ज़ों से जगाती, मामा भी मामा मैं भी बड़ा हो गया बाबा जान की तरह सुपरमैन बनूंगा। इसका 5 साल बेटा हुरैन के कमरे में आके अपना स्कूल बैग उठाता बोला, अच्छा वो कैसे हो जाए तबस्सुम पूछने लगी। बाबा की तरह बाइट निकाल के और बाबा की तरह पब वाले बाल रख के बाबा की तरह वर्दी पहनकर सुपरमैन बन जाऊंगा। वो नन्हा बच्चा दिमाग पर जोर लगाता जवाब दे लगा, इधर आओ हुरैन। उजाला ने नरमी से इसे अपने पास बुलाया और वो कंधे पर बैग लटकाए अपनी माँ के पास आके बैठ गया।
फवाद भी उठकर बैठ गया था और गौर से माँ बेटे की बात सुन रहा था। सुपरमैन अच्छी हाइट, अच्छी बॉडी और अच्छे कलर कॉम्प्लेक्शन से नहीं, बल्कि सुपरमैन दूसरों का एहसास करके, इनका ख्याल करके, इनकी मदद करके, अपने हकों को फराइज अदा करके और सबसे उसने सलूक करने से बनते हैं। उजाला ने इसके माथे पर हल्की सी चिपट लगा के इसकी सोच का जाविया बदला था। वो नहीं चाहती थी इसका बेटा भी हुस्न और खूबसूरती को सब कुछ समझे। फिर तो मेरे बाबा जान सुपर से भी ऊपर वाले सुपरमैन है, क्योंकि बाबा हर रोज मुझे स्कूल से घर लाते हुए हमारे स्कूल के चौकीदार अंकल को पैसे और खाना देते हैं। और बाबा आपको और मेरा हर औरत सुपर वुमेन होती है, क्योंकि हर औरत ऐसे ही अपने शौहर, बच्चों और घर का ख्याल रखती है। वो इसके बालों में शरारत से उंगलियां फेरते इसके बाल गिर गई थी। चलो डार्लिंग, आज तुम बैठो, मैं नाश्ता बनाता हूँ। फवाद को इस पर लाड आया तो खुद नाश्ता बनाने का इरादा किया उठ गया। क्यों, आज के खास दिन है? उजाला कुछ सोचते हुए पूछ लगी। मेरे लिए तो हर दिन ही बहुत खास होता है, क्योंकि तुम मेरे साथ जो हो। फवाद ने से देख शरारत से कहा और फिर वॉशरूम की जानिब चल दिया। कुछ वक्त समझने के बाद वो दोनों किचन में खड़े मिलकर नाश्ता बना रहे थे। उजाला ये जाके सलमा बीवी को दिया। फवाद ने गर्मा गर्म पराठा क्या तवे से उतार कर फिर ट्रे में रखा और उजाला को मुखातिब किया। उजाला भी ऑमलेट और चाय का मग ट्रे में रख चुकी थी। बीबी जी, मैं खुद उठा लूंगी, आप साहिब की मदद करें। किचन के बाहर बैठी मुलाजमा सलमा फवाद की बात सुनकर किचन में आके उजाला के हाथ से ट्रे ले चुकी थी। वैसे बीबी जी, एक बात बोलूं? सलमा ने अप्रिन पहने फवाद को एक नज़र देख उजाला के मुखातिब किया। आप और साहब बहुत अच्छे हैं, वरना आजकल कोई मुलाजमों को इंसान नहीं समझता और आप लोग मुझे अपने घर का अफराद समझते हैं। सलमा बेगम ने नम लहजे में बोली थी। अपने मालिकान की मोहब्बत देख वो ज़रा इमोशनल हो गई थी। सलमा, जब तक हम एक दूसरे का एहसास नहीं करेंगे, हम इंसान कैसे कहलाएंगे? चूल्हे के आगे खड़े हो गए महाराज से पराठे बनाते फवाद ने नरमी से जवाब दिया। बीबी जी, आप बिल्कुल ठीक कहती है, आपके सैया वाकई सुपरस्टार है। सलमा खुश होकर कहते हुए अपना नाश्ता लिए ड्राइंग रूम में चली गई थी, जबकि इसकी बात सुनकर उजाला आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए फवाद के बाजू के जैसे अपना बाजू लिपेट कर इसके कंधे पर सर टिका गई। महबूब बीवी के इतने लाड दिखाने पर फवाद के लबों पर बड़ी प्यारी मुस्कुराहट फैल जाती थी।